नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं मध्यकाल यानी कि मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की। और इस वीडियो की शुरुआत के साथ ही हम यह एक इंट्रो वीडियो की तरह बना रहे हैं ताकि हम यह समझ सकें कि मध्यकाल में हम क्या क्या देखने वाले हैं और मध्यकाल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अरब आक्रमण से लेकर यह औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 तक यह मध्यकाल आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी लंबा मध्यकाल है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि उन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम समेटते हुए चलें और बेहतर तरीके से समझते हुए चलें जिनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो आइए मध्यकाल की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस पहले भाग में कि हमें मध्यकाल में क्या देखना है। और साथ ही साथ इस पहले भाग में हम ये समझेंगे कि अरब आक्रमण से पहले जो इस्लामिक स्ट्रक्चर होता है, इस्लाम की स्थापना होती है और कैसे इस्लाम में शिया और सुन्नी का झगड़ा होता है और दो धड़ों में इस्लाम बढ़ जाता है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, भारत में सबसे पहले जो इस्लामिक आक्रमण हुए वो अरब आक्रमण थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया मुस्लिमों में, तो उन वे थे अरब आक्रमण। तो जो सिंध में आक्रमण हुआ था और किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ आक्रमण किया था। और तो इसके बाद में अरब आक्रमण के बाद में फिर तुर्क आक्रमण होते हैं, जो तुर्कमेनिस्तान वगैरह एरिया हैं वो यहाँ पर आक्रमण करते हैं। और इनमें हम देखते हैं कि तुर्क आक्रमण में आपको महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी आपको देखने को मिलेंगे। सल्तनत काल यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। इनके आक्रमणों के बाद में हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे अपने प्रशासकों को नियुक्त करता है। और गौरी की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम या ममलुक वंश की स्थापना करते हैं। और इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत की सत्ता का प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर इन आक्रमणों के बाद में दिल्ली सल्तनत स्थापित होती है। और दिल्ली सल्तनत से प्रश्न बनते ही हैं। तो यहाँ पर जो राजवंश है उनसे कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न बनते हैं अर्थव्यवस्था, प्रशासन, जो कि इनकी मुख्य तौर पर एकता व्यवस्था है, इनके समाज और संस्कृति से। आप देखोगे किताब वाले वीडियो भी जो आते हैं, किताब राइटर वाले, उनमें अगर आप यूजीसी नेट के पुराने प्रश्न पेपर उठाकर देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि अगर 4 किताबों से जुड़े प्रश्न पूछे हैं तो उनमें से 2 किताबों के प्रश्न तो आपको मध्यकाल से ही मिलेंगे और ख़ास तौर पर वो आपको दिल्ली सल्तनत से ही मिलेंगे। तो अगर हमें पता है कि जो यूजीसी है वो किस तरह से उसका सर्कल चल रहा है और किस तरह से बहुत सारी चीज़ें सिमिलर आपको हर बार मिलेगी, ऐसा बहुत कम होता है कि जो क्वेश्चन रहे होते हैं वो रिपीट होते हैं। लेकिन क्वेश्चन रिपीट होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिन पैरामीटर्स पर वो क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर उस पैरामीटर को हम पकड़ लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि कहाँ से प्रश्न आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे, तो ये पकड़ अगर हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो इससे वह प्रश्न कितने ही कठिन भी क्यों ना बना ले, हम उन्हें, हमारे पास ये संभावनाएं रहेगी कि हम उन्हें कहीं ना कहीं से कैच कर ही लेंगे। तो इसलिए जो सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था, प्रशासन, समाज और संस्कृति हम पढ़ेंगे उसको बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। अब इनका जो राजवंश वगैरह होता है उसमें हम देखते हैं कि गुलाम वंश में 1206 से 1210 तक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। और फिर इनके बाद में 1211 के आसपास से हम इल्तुतमिश को देखते हैं, जो कि 1236 तक शासन करता है। और फिर इल्तुतमिश के बाद में हम उनकी बेटी रजिया सुल्ताना को देखते हैं। और फिर 1267 से 87 तक, 66 रहता है शायद, 66 से 87 तक हम जो बलबन है उसको देखते हैं। लेकिन इस गुलाम वंश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको सभी के बारे में पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये आपको उस समय पर ध्यान रखनी है। मैं उस समय पर बताऊँ या ना बताऊँ, आपको ये ध्यान रखनी है। आपको इल्तुतमिश और बलबन बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनसे प्रश्न बनते हैं। खिलजी वंश में हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी इस वंश की स्थापना करता है। लेकिन इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है, तो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन करने वाला अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक रहता है। और उसके बारे में आपको ध्यान रखना। और उसकी जो दक्षिण की नीति है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है।
है ना? क्योंकि वह वही नीति अपनाता है जो गुप्त काल में समुद्रगुप्त अपनाता है। कौन सी नीति? कि आक्रमण करो, राजा से कर वसूलो और उसके साथ में अच्छे संबंध स्थापित करो, उससे अपनी अधीनता स्वीकार करवाओ और वापस उसका राज्य उसे सौंप कर आ जाओ। ये काम नहीं करता जो मोहम्मद बिन तुगलक आगे करता है कि भाई मैं क्या करूँगा, मैंने दक्षिण भारत में एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वारंगल पर आक्रमण किया, तो मेरा ये अधिकारी अब से वहाँ का प्रांतपति बन जाएगा। तो ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, ऐसा समुद्रगुप्त ने भी नहीं किया था और ऐसा आगे चलकर अकबर भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है भाई हमारे पास में इतने साधन नहीं है कि अगर दक्षिण में विद्रोह हुआ तो हम बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक पहुंचेंगे हो सकता है कि वह विद्रोह का स्वरूप बदल चुका हो, और जब हम शांत करवा कर वापस आएंगे तो हो सकता है कि हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले विद्रोह फिर से हो जाए। इसलिए जो सुदूर क्षेत्र के राज्य होते थे उनके साथ में ये शासक क्या पॉलिसी अपनाते थे, समुद्रगुप्त हो, अकबर हो या फिर अलाउद्दीन खिलजी जैसे हो, ये पॉलिसी अपनाते थे कि दक्षिण जो सुदूरवर्ती राज्य हैं, बहुत दूर में स्थित हैं, उन्हें हम पराजित करते हैं, उनसे कर वसूलते हैं और उनको कहते हैं कि हर साल तुमको इतना टैक्स हमको भेजना है तो भेजना है। साथ ही साथ उनके साथ में अच्छे दोस्ती वाले संबंध स्थापित कर लो, ताकि उनके आसपास कहीं विद्रोह हो तो वो बहुत आसानी से आपका साथ दे। तो यह पॉलिसी बहुत कम शासक अपना पाए और अलाउद्दीन खिलजी उनमें से एक था। औरंगज़ेब इस पॉलिसी को नहीं समझ पाया, इसलिए वह दक्षिण में ही तड़पता रहा कि वह दक्षिण को अपने अधीन कर ले, लेकिन वह कभी नहीं कर पाया क्योंकि वह पूरी तरह से अधीन करना चाहता था। इसलिए वह एक राज्य को जीतता तो दूसरे राज्य में विद्रोह खड़ा हो जाता, और इसी जद्दोजहद में औरंगज़ेब दक्षिण में ही दफन हो गया। अब यहाँ पर इनके बाद में हम सैयद वंश देखते हैं। तो ख्रिज खां इस वंश के संस्थापक होते हैं, लेकिन इस वंश के किसी भी शासक की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो हमें मुख्य तौर पर ध्यान रखनी है, हालांकि हम पढ़ेंगे इनको भी। लोधी वंश की बात करें तो यह भारत में स्थापित पहला अफगान वंश था, ठीक है। और दूसरा अफगान वंश कौन सा था? तो वह सूर्यवंश आपको देखने को मिलेगा। सूर्यवंश जहाँ पर जो शेरशाह सूरी होता है, वह देखते हैं कि जो हुमायूं को बिलगाम के युद्ध में, चौसा के युद्ध में पराजित करता है, और फिर तकरीबन 1240 से लेकर 1256 ईस्वी तक इनका पूरा राजवंश, कह सकते हैं 15-16 साल तक ये शासन करते हैं इनका राजवंश, जिसे हम सूर्यवंश कहते हैं, जो कि दूसरा अफगान वंश होता है। लेकिन जो पहला अफगान वंश होता है वह लोधी वंश होता है। तो यहाँ पर के भी कुछ शासक इम्पॉर्टेंट है, सिकंदर लोधी वगैरह, हालांकि भी उतने नहीं है, क्योंकि अगर हम सब कुछ को, सभी टॉपिक को बराबर समय दें और हर चीज़ को हम रटने का प्रयास करें तो इससे दिमाग में खिचड़ी बनेगी और हमारे लिए समस्या खड़ी होगी। इसलिए हमें यह तय करना चाहिए कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये लाइन बहुत गलत होती है कि हमको क्या क्या लेना है, क्या छोड़ना है। तो पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको क्या छोड़ना है। यहाँ पर ये होता है कि आपको क्या लेना है और क्या कम लेना है, मतलब कि क्या आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और क्या आपको थोड़े कम तरीके से पढ़ना है। तो जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है उसको आपको रटना भी है और समझना भी है, और जो थोड़े कम तरीके से पढ़ना है उसको आपको समझना है और उसका रिवीजन करना है। अब इन्हीं के साथ में जो लोधी वंश रहते हैं, इन्हीं के साथ में हम देखते हैं कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन की शुरुआत सल्तनत काल से ही भारत में हो जाती है। भारत में ही होती है। भक्ति आंदोलन तो भारत में ही होगा, भारत से बाहर नहीं होगा, तो यहीं पर होती है। फिर क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय होता है, जैसे उत्तर में हम देखते हैं बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा। दक्षिण में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो जाते हैं। तो जो केंद्रीय शक्ति है जब वह कमज़ोर होती है तो ऐसे क्षेत्रीय सामंत जो उनके होते हैं और स्वतंत्र राज्य खड़े कर लेते हैं। जैसे हम 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर देखते हैं कि हरिहर बुक्का नामक दो भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, और बाद में जाकर ये बहुत बड़े साम्राज्यों में से एक स्थापित होता है। कह सकते हैं कि चोल, चेर, पांड्य के बाद में अगर कोई बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ दक्षिण भारत में, और मध्यकाल में न केवल दक्षिण भारत का बल्कि संपूर्ण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक क्षेत्र बन जाता है विजयनगर साम्राज्य का, जहाँ पर संगम, सालुक, तुलुक, अराबिडू जैसे 4 राजवंश आपको शासन करते हुए दिखेंगे। अब क्षेत्रीय राज्यों की जो कला शैली रहती है इन पर ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इनके जो राजा रहते हैं
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वह क्षेत्रीय युद्ध करते हैं, कोई बड़ा उनका योगदान नहीं रहता। लेकिन उनकी जो कला संस्कृति है, जैसे हम देखते हैं जौनपुर के सरकी शासक वगैरह, हम देखते हैं विजयनगर के जो कृष्णदेव राय वगैरह हैं, तो इनकी जो कला संस्कृति है और इनके समय में जो सामाजिक विकास हुआ वो अद्वितीय रहता है। और इस समय पर कह सकते हैं कि इन क्षेत्रीय राज्यों में भारत का सांस्कृतिक विकास निहित होता है, ना कि दिल्ली सल्तनत में। इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आप अपने कॉमन सेंस से भी देख सकते हो कि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं। अब आप देखो दिल्ली सल्तनत के जो शुरुआती शासक हैं, उनका ये उद्देश्य नहीं है कि हमको भारत की जनता का उद्धार करना है। उनका ये उद्देश्य है कि हमको हमारा ही उद्धार करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जीतना है, ज़्यादा से ज़्यादा धन लूटना है। भले ही हम भारतीयों पर कितना शोषण करें, कितनों कत्लेआम करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये शासक, इनके युद्ध ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था और इनके काल में जो लेखक वगैरह है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अन्य क्षेत्रीय राजाओं की बात करें तो वो मूल रूप से भारतीय हैं। तो उनके मन में क्या है कि उन्हें जनता के लिए कार्य करना है। 100% राजा ऐसा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कुछ राजा तो ऐसा सोच रहे हैं, कृष्णदेव राय जैसे राजा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में सब कुछ जानना और उनकी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक इसी तरह जब मुगल काल आता है तो मुगल काल भी एक लंबे समय के बाद में क्या होते हैं, वो अकबर के काल तक वो अपने आप को भारतीय मानने लगते हैं। तो वो जो कार्य करते हैं उसमें जनता का विकास निहित होता है उनके उद्देश्यों में। इसलिए हम अकबर के बाद से शासकों को और गहराई से पढ़ेंगे ताकि हम उनकी सारी व्यवस्थाओं को समझ सकें। इसलिए इतिहास में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो समाज के हित में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अच्छे लोगों को पढ़ रहे हो तो आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो आप समाज में अच्छे बदलाव लाओगे। तो कोई भी एग्ज़ाम का पैटर्न हो तो वो अच्छी चीज़ों को ज़्यादा पूछना चाहेगा, वो ऐसे दौर को कम पूछना चाहेगा जहाँ पर नकारात्मकता ज़्यादा हो और जिससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। अब देखो मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मुगल काल में हम क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले बाबर आते हैं। बाबर 1526 में आक्रमण करता है और इब्राहिम लोदी को हराता है और फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। 1540 में ये हार जाता है शेरशाह सूरी से और फिर अपना जीवन निर्वासित रूप में इधर उधर, कहीं वह ईरान के शासक के पास में जाएगा, कहीं वह जो सिंध के छत्रसाल राजपूत शासक है उनके पास में जाएगा। फिर 1555-56 के आसपास वह दिल्ली पर पुनः कब्जा करता है हेमू को हराकर। लेकिन उसके बाद उसकी सत्ता फिर से अस्थिर हो जाती है क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर यहाँ पर गद्दी संभालते हैं और 1556 से 1605 या नहीं 1605 ईस्वी आई थिंक इनका कार्यकाल है, यहाँ तक ये काम करते हैं। तो अकबर इस वंश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक होते हैं क्योंकि इनका उद्देश्य यहाँ पर जन कल्याण हो जाता है। जबकि ऊपर के दो शासक तो राज्य को ढंग से स्थापित ही नहीं कर पाते, तो जन कल्याण का सोचने का तो उनके पास समय ही नहीं होता है। अब और दूसरी सबसे बड़ी बात है, बाबर और हुमायूं की तुलना में अकबर जो रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा उदार रहते हैं, धार्मिक सहिष्णु रहते हैं। हालांकि ये भी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि ये भी बड़ी मात्रा में कत्लेआम करवाते हैं, लेकिन ये अब तक के इस्लामिक शासकों में काफ़ी ज़्यादा उदार माने जाते हैं। तो अकबर की धार्मिक व्यवस्था, राजपूत और दक्कन नीतियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब इनकी जो राजपूत व्यवस्था है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। अब तक जो राजपूत मुगल शासकों के, मुस्लिम शासकों के, चाहे वह दिल्ली सल्तनत के क्यों ना हो, उनके सीधे विरोध में खड़े थे। अब वे शासक क्या करते हैं, अब वे मुगलों के पक्ष में आकर युद्ध लड़ने लगते हैं। राजा मानसिंह जैसे, टोडरमल जैसे बहुत सारे हम ऐसे राजपूत घरानों को देखते हैं, चाहे वह आमेर के हो, चाहे वह बाद में चित्तौड़ के शासक भी उनके साथ में मिल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे राजघरानों को हम देखेंगे राजपूतों के, जो अकबर और उनके वंशजों के खास बन जाते हैं। तो ये परंपरा की शुरुआत अकबर पहली बार कर रहे हैं। तो जो सामंजस्य की परंपरा को वो लेकर चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए अकबर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है।
और मुग़ल काल में अकबर के बिल्कुल अपोजिट कौन खड़े हैं, तो वो है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब पूरी तरह से इनकी जो नीतियाँ हैं सुलह कुल की, मतलब सभी को साथ में लेकर चलने की, उस परंपरा को ये पूरी तरह से उलट देते हैं। इसीलिए न केवल आपको अकबर को पढ़ना है, बल्कि औरंगज़ेब की भी आपको सेम धार्मिक नीति, राजपूत और दक्कन नीति को पढ़ना है, और दोनों में आपको कंपेयर भी करना है, अंतर भी आपको देखना है कि अकबर क्यों श्रेष्ठ थे और औरंगज़ेब क्यों गधा यहाँ पर निकल गया। अब अकबर के बाद में जहांगीर आते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 तक रहते हैं। फिर 1627 से 1658 तक यहाँ पर शाहजहाँ रहते हैं, और फिर 1658 से 1707 तक ये औरंगज़ेब रहता है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें देखनी है, और फिर औरंगज़ेब तक के आपको मुग़ल प्रशासन को, अर्थव्यवस्था को और कला संस्कृति को देखना है। तो किसी भी वंश में आप ध्यान रखना, शासक से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि उसने जनता के लिए क्या कार्य किया है। उसके कार्य आते हैं कला संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में और प्रशासन में। इसीलिए शासक या राजवंश से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस वंश में हुआ प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कला संस्कृति। तो यहाँ पर जो मुगलों द्वारा मनसबदारी और जागीरदारी प्रथाएं शुरू की गई, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से आपको समझना है। अब इन्हीं के औरंगजेब के समकाल में क्या चलने लगता है, यहाँ पर मराठा राज्य शुरू हो जाता है। तो मराठा राज्य को भी आपको यहाँ पर देखना है, और शिवाजी से साहू तक आपको यहाँ पर पढ़ना है। बाद में जो पेशवा काल आता है, वो आपको उत्तर मध्यकाल में आपको पोस्ट मिडाइवल हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ों को पढ़ना है, किसमें, मध्यकाल में। और इन सारी चीज़ों को हमें तकरीबन पढ़ना है, वही 60-70 वीडियोस और आएंगे और नए टॉपिक्स आएंगे, और उनके ज़रिए आपको इन चीज़ों को समझना है। तो ये था कि हम मध्यकाल में क्या क्या देखने वाले हैं। और आइए इस वीडियो से ही कुछ शुरुआत कर देते हैं, अरब आक्रमण की बात करते हैं। और अरब आक्रमण से पहले हम उस चीज़ की बात करते हैं जिसमें अरब और मध्य एशिया में एक बहुत बड़ा उबाल आया, एक क्रांति हुई, जिसे आप एक ऐसी क्रांति कह सकते हैं जो एक धार्मिक क्रांति थी। और इस धार्मिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बहुत सारे युद्ध धर्म के नाम पर फिर विश्व ने आगे झेले। तो यहाँ पर इस्लाम की स्थापना होती है। इस्लाम धर्म 7वीं सदी अरब क्षेत्र में हज़रत मोहम्मद साहब द्वारा एक नया धर्म, इस्लाम धर्म प्रारंभ किया जाता है। पैगंबर या फिर जो रसूल हैं, जो कि देवदूत हैं, जो ईश्वर के संदेश वाहक हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पैगंबर को ईश्वर का संदेश वाहक माना जाता है। और वे यहूदी परंपरा से निकलकर इस नई परंपरा की शुरुआत करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण परंपरा से निकलकर जैन धर्म की शुरुआत होती है, बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। उसी तरह यहूदी परंपरा से ही निकलकर हम ईसाई धर्म की शुरुआत देखते हैं, और हम फिर आगे चलकर इस्लाम की शुरुआत देखते हैं। तो जो पैमाना आप ब्राह्मण और जैन और बौद्ध धर्म को लेकर भारत में लगाते हैं, वही पैमाना यहाँ पर मध्य एशिया और यूरोप में आपको लगाना होगा, यहूदी परंपरा। यहूदी परंपरा के कुछ सिद्धांतों से असंतुष्ट होकर ईसाई परंपरा की शुरुआत होती है, और फिर इन्हीं के कुछ सिद्धांतों से असंतुष्ट होकर आगे चलकर इस्लाम की स्थापना पैगंबर साहब करते हैं, और वे अपने आप को ईश्वर का, अल्लाह का संदेश वाहक घोषित करते हैं। क्रांतिकारी बदलावों का यह धर्म था, और यह इतना ज़्यादा प्रभावकारी धर्म आप कह सकते हैं कि आपने भारत में देखा होगा जो बौद्ध धर्म है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही ब्राह्मणवाद से निकलकर बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है, तो अशोक जैसे बड़े बड़े शासक इस धर्म का संरक्षण करते हैं, और एक कम समय में बौद्ध धर्म भारत का सबसे प्रभावी धर्म बन जाता है। और ये चीन हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, या फिर ताइवान, या फिर जो कोरिया, जापान वगैरह हो, मध्य एशियाई जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हो, उन क्षेत्रों में बहुत जल्दी से इस बौद्ध धर्म का प्रसार हो जाता है। क्योंकि इसके जो सिद्धांत थे ना, वो इतने ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे, वो इतने ज़्यादा खुले विचारों के थे। उसी तरह इस्लाम के सिद्धांतों में भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस था, इतना ज़्यादा आकर्षण था, कि इन सिद्धांतों को सुनने के बाद लगता था कि भाई अगर मैंने यह धर्म अपना लिया, तो मेरा धर्म, मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा सुकून और अच्छे से कट सकता है। तो इस्लाम का जैसे ही आगाज़ हुआ, वैसे ही यह बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो इस समय पर हुई थी, वह थी जातीय समानता। सेम यही चीज़ हम बौद्ध धर्म में भी देखते हैं। आपको
परिस्थितियों को, मतलब जो बौद्ध परंपरा है, या फिर हम देख सकते हैं कि एक नया धर्म क्यों बन रहा है, ठीक है ना। तो जब आप चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा बौद्ध धर्म का निर्माण क्यों हुआ था। तो वैदिक परंपरा में बहुत ज़्यादा कर्मकांडों को, जाति व्यवस्था को बहुत ज़्यादा समर्थन दिया जाने लगा था। तो उससे निकलकर महात्मा बुद्ध ने एक नई परंपरा की शुरुआत की, बौद्ध धर्म की शुरुआत की। और जाति व्यवस्था से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए इस परंपरा में बहुत जल्दी जल्दी लोग जुड़ने लगे। यही कारण है कि भारत हो या विदेश हो, बहुत जल्दी यह धर्म फैला। और जैन धर्म या वैष्णव या फिर शैव परंपरा की तुलना में यह धर्म अधिक फैला। उसी तरह जो इस्लाम धर्म था, यह यहूदी की कट्टर विचारधाराओं से परेशान होकर स्थापित हुआ। और इसने जातीयता के बंधनों को तोड़ा, और इसने कहा कि हम जातीय समानता की बात करेंगे। इसके चलते इस्लाम धर्म में बहुत सारे अनुयायी बहुत कम समय में शामिल हो गए। मोहम्मद साहब ने यहूदी धर्म से पृथक कर इस्लाम धर्म स्थापित किया। इस्लाम में कुछ सिद्धांत दिए गए, एक ईश्वरवाद, मतलब हम सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा करेंगे, और वह है अल्लाह। अल्लाह की कोई तस्वीर या कोई प्रतिकृति नहीं होती है, आपको पता होगा। अल्लाह के जो संदेश वाहक हैं वो हैं पैगंबर साहब। अब ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि भारत में आक्रमण होते हैं। और न केवल ये आर्थिक चोट करते हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति पर भी चोट करते हैं, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। और भारतीय संस्कृति में मूर्ति पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे चलकर को तो जैन और बौद्ध परंपरा में भी मूर्ति पूजा को अपना लिया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मूर्ति तोड़ते हैं। और भारत के जो बड़े बड़े मंदिर है, चाहे वह सोमनाथ का मंदिर हो या काशी विश्वनाथ मंदिर हो, अयोध्या का मंदिर हो, इन सभी को तोड़कर ये मस्जिदों का निर्माण करवाने का प्रयास करते हैं। जिनको जहाँ पर मस्जिद नहीं बनवा पाते हैं, उन मंदिरों को ये बहुत बड़ी मात्रा में क्षति पहुँचाते हैं। विरोध के चलते मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का, अब यहाँ पर जब इन्होंने एक नई विचारधारा की शुरू की, तो बहुत ज़्यादा इनका विरोध होने लगा। जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी लोग थे, तो उन्होंने इन्हें यहाँ से निकल जाने की बात की। तो विरोध के चलते मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से, जहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, वहाँ से मदीना जाते हैं। और यहीं पर से आगे चलकर एक ये इनके खलीफा होते हैं, वह इस याद में कि यहाँ पर से प्रस्थान पहली बार मोहम्मद साहब ने किया था, तो इस तिथि से 622 ईस्वी से एक नए संवत की शुरुआत मानी जाती है, जिसे हिजरी संवत कहते हैं, जो कि एक चंद्र कैलेंडर है। मतलब कि चंद्रमा 15 दिन छोटा होता रहता है, 15 दिन फिर बड़ा होता रहता है। तो 30 दिन का महीना मानकर ये चलते हैं, उस हिसाब से इनका कैलेंडर बना हुआ है, जिसे चंद्र कैलेंडर कहते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा पद बनता है, क्योंकि उनकी मृत्यु के साथ ही पैगंबर पद समाप्त हो जाता है। तो उनके जो अनुयायी होते हैं वे खलीफा पद बनाते हैं। और खलीफा क्या होता है, तो खलीफा भी अल्लाह के प्रतिनिधि माने जाते हैं। शुरुआत में जो 4 खलीफा होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। और निर्वाचित खलीफाओं को क्या कहा जाता है, तो रशीदुन इन्हें कहा जाता है। ये शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको रट लेना और इसको ध्यान में रखना। रशीदुन, जब आपको सामान्य रूप से किसी से बात भी करनी हो इस्लाम में शिया और सुन्नी के विभाजन के बारे में, कि किस तरह से झगड़ा शुरू हुआ, किस तरह से शिया और सुन्नी संप्रदाय बने, इस्लाम का विभाजन हुआ, अगर आपको ये किसी को समझाना हो या खुद समझना हो, तो आपको ये रशीदुन शब्द ध्यान में रखना होगा। ये रशीदुन शब्द का मतलब क्या है, निर्वाचन। तो यहाँ पर शुरुआती जो 4 खलीफा थे वो क्या थे, निर्वाचित थे। अब स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु से पहले अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया था, हज़रत अली को। हज़रत अली उनके दामाद थे, उनकी एक बेटी थी, उनका कोई बेटा नहीं था। अगर बेटा होता तो ये सारी समस्याएं नहीं आती, हो सकता था कि उनके बाद से ये वंशानुगत परंपरा शुरू हो जाती। लेकिन उन्होंने अपने दामाद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो प्रभावशाली लोग थे, उन्होंने हज़रत अली को बनाने के बजाय ये तय किया कि हम निर्वाचन के आधार पर ये तय करेंगे कि हमारा खलीफा कौन होगा। जब निर्वाचन हुआ तो हज़रत अली का कोई नाम ही नहीं था। हज़रत अबू बकर चुने गए और प्रथम खलीफा व मोहम्मद साहब के ये चाचा थे। चूँकि ये हज़रत अली से काफ़ी बड़े थे और प्रभावशाली थे, इसीलिए ये पहले खलीफा बन गए। हज़रत
अबू बकर के बाद में हज़रत उमर अगले खलीफा बने और हज़रत उस्मान अगले खलीफा और फिर चौथे खलीफा बने हज़रत अली। इन 4 खलीफा को रशीदुन कहा जाता है, यानी कि ये निर्वाचित खलीफा थे। उसके बाद में यहाँ पर शिया सुन्नी कैसे होता है, तो देखो, सुन्नी वे हैं जो कहते हैं कि ये चारों निर्वाचित खलीफा थे और ये सही हैं, मतलब ये व्यवस्था सही है। और जो सुन्नी हैं, सुन्नी ऐसा मानते हैं। और जो शिया है वो क्या कहते हैं कि भाई मोहम्मद साहब ने तो हज़रत अली को अपना वारिस नियुक्त किया, तो आपने हज़रत अबू बकर को कैसे चुन लिया, जब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी पहले ही बता दिया कि भाई मेरे मरने के बाद में ये अगले आपके खलीफा होंगे, तो आपने फिर चुनाव कराया ही क्यों? तो आपने तो गलत करवाया, चुनाव आपको करवाना ही नहीं था, आपको सीधे हज़रत अली को अगला खलीफा घोषित कर देना था, तो आपने गलत किया। तो यहाँ पर जो शिया हैं भी ये कहते हैं कि हज़रत अली ही पहले खलीफा हैं और ऊपर के 3 खलीफाओं को हम नहीं मानते हैं। तो जो ऊपर के 3 खलीफाओं को नहीं मानते हैं और हज़रत अली को पहला खलीफा मानते हैं, वे हैं शिया। और जो ऊपर के 3 खलीफाओं को भी मानते हैं, और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सुन्नी हज़रत अली को नहीं नकार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऊपर के 3 खलीफा भी खलीफा हैं क्योंकि वह चुनाव के ज़रिए आए हैं। ठीक है, पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद चुनाव हुए जिसमें हज़रत अबू बकर जीते, उनके बाद में हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान और फिर हज़रत अली आए। तो ये चुनाव की प्रक्रिया के ज़रिए आए। अब इसमें किसी ने किसी को रोका तो नहीं था, अगर जीतना होता तो हज़रत अली जीत जाते, लेकिन यहाँ पर हज़रत अबू बकर जीते। तो जो इस क्रम को मानते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो हैं सुन्नी। और जो इस क्रम को नहीं मानते हैं, ऊपर के 3 खलीफाओं को मान्यता नहीं देते हैं और हज़रत अली को पहला खलीफा मानते हैं, वो हैं शिया। अब यहाँ पर इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हज़रत अली के समय से इस्लाम में विवाद शुरू होता है। हज़रत अली पैगंबर साहब के दामाद थे और मृत्यु से पूर्व पैगंबर साहब ने अली को उत्तराधिकारी घोषित किया था। अली के समर्थक मानते हैं कि अली बैत खलीफा है क्योंकि मोहम्मद साहब ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और ये समर्थक मानते हैं कि पूर्व के 3 खलीफाओं ने धोखे से पद प्राप्त किए थे। वास्तविक खलीफा अली हैं और इस विचार को मानने वाले शिया कहलाए। दूसरे वर्ग में जो क्रम मानते हैं और अली को चौथा खलीफा मानते हैं, ना कि पहला, वे इस विचार को मानते हैं, वे सुन्नी कहलाए, जो कि इस्लाम में बहुसंख्यक है। तो इस्लाम का बहुसंख्यक हिस्सा सुन्नी है। और जो धड़ा यह मानता है कि जो रशीदुन हैं, यानी कि जो निर्वाचित खलीफा हैं, वो सभी सही हैं और चारों खलीफाएं क्रम बाय क्रम अगले खलीफा बने गए, और वो अली को भी खलीफा मानते हैं, लेकिन चौथा खलीफा मानते हैं, पहला नहीं। जबकि शिया जो हैं वह अली को पहला खलीफा मानते हैं और ऊपर के 3 खलीफाओं को नकारते हैं। तो यहाँ पर चूँकि इस्लाम व्यापक स्तर पर फैल चुका था और अब निर्वाचन की संभावना नहीं थी, क्योंकि अब इनका बहुत ज़्यादा क्षेत्र बढ़ गया था, इसलिए अब क्या हुआ कि खलीफा के पद को वंशानुगत कर दिया गया और जो हज़रत अली हैं उनके बाद में उनके वंशज खलीफा बनते गए। अब जो रशीदुन खलीफाओं के समय जो चुने गए खलीफा थे, उनके समय इस्लाम का केंद्र था मदीना, क्योंकि इस समय जो इस्लाम का स्वरूप था वह छोटा था और चुनाव के लिए प्रक्रिया एक क्षेत्र में संभव थी, इसीलिए मदीना क्षेत्र में इनका सेंटर माना जाता था, सऊदी अरेबिया में। लेकिन अली के बाद जैसे जैसे सत्ता के केंद्र बदलते गए, इस्लामिक क्षेत्र में जो बड़े बड़े राजवंश आए, उन्होंने अपने अधीन इन खलीफाओं को, मतलब अपने क्षेत्र में इन खलीफाओं को रखा। तो हम उमैया वंश में इनका केंद्र देखते हैं दमिश्क सीरिया में, अब्बासी वंश के समय पर हम बगदाद इराक में देखते हैं, फ़ातिमी वंश के समय में हम काहिरा मिस्र में देखते हैं, ऑटोमन वंश के समय में हम कुस्तुनतुनिया टर्की में इनका सेंटर देखते हैं। तो आगे जितने भी प्रभावशाली मुस्लिम शासक आए, उन्होंने इन खलीफाओं के जो सेंटर हैं, केंद्र हैं, उन्हें अपने राज्य में स्थापित करवाने का प्रयास किया। तो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इनकी शुरुआत होती है, और फिर अगले वीडियो से हम देखेंगे कि किस तरह से अरब आक्रमण होते हैं और फिर किस तरह से मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण भारत की भूमि पर हुए
और इन्होंने न केवल भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया, बल्कि इन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बाद से भारत की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई और भारत में मुस्लिम शासकों का उदय हो गया। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि मुस्लिम या इस्लाम का प्रसार भारत में, जो इस्लाम की स्थापना है उसके साथ ही दक्षिण भारत में हो गया था। और हम देखते हैं कि अरब के बाहर बनने वाली दुनिया की पहली मस्जिद भारत के केरल में बनाई गई। तो यहाँ पर केरल क्षेत्र में जो कालीकट बंदरगाह वगैरह है उनके तो व्यापारिक मार्गों के जरिए बहुत सारे इस्लामिक व्यापारी आए। और ऐसा कहा जाता है कि जो केरल के एक राजा थे चेरामन, वो मक्का मदीना की यात्रा करते हैं और पैगंबर साहब से मिलते हैं और उनसे प्रभावित होकर वे इस्लाम धर्म में हो जाते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वे वापस आते हैं तो उनके नाम पर चेरामन जुमा मस्जिद बनाई जाती है, जो कि बहुत पुरानी मस्जिदों में से एक है और कहते हैं कि यह भारत में बनने वाली पहली मस्जिदों में से एक है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि अरब के बाहर पहली बार अगर कहीं मस्जिद बनी तो वह भारत में बनी। तो इस्लाम एक संस्कृति, एक धर्म के रूप में दक्षिण भारत में काफ़ी पहले, इन आक्रमणों के काफ़ी पहले पहुंच चुका था। लेकिन आक्रांताओं ने जो छवि इस्लाम की भारत में बनाई, उसके कारण इस्लामी संस्कृति और भारतीय संस्कृति की टकराहट जो बनी वह कई सदियों तक बनी रही और कई लोगों ने इसे कमज़ोर करने का प्रयास किया। चाहे आप अकबर की बात कर लो, चाहे आप गांधी जी जैसे नेताओं की बात कर लो, जिसने हिंदू मुस्लिम संस्कृति को मिलाने और गंगा जमुनी तहजीब को शांतिमय बनाने का प्रयास किया। लेकिन कई सारे असामाजिक तत्वों ने राजनीतिक हितों के लाभ को साधने के लिए भारत में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को जारी रखा और आज भी कई मामलों में आप ऐसी समस्याओं को देख सकते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट संस्कृतियां हैं जो कभी एक दूसरे में मिल नहीं सकती। स्वाभाविक बात यही है कि राजनीतिक नेताओं को या फिर सामाजिक लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे की संस्कृति में हस्तक्षेप ना करें और एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करें। तभी हम भारत में एक बहुत ही अच्छी तहज़ीब पेश कर सकते हैं जहाँ पर हमें सभी संस्कृतियाँ सम्मानपूर्वक देखने को मिले। तो सबसे बड़ी बात वही होती है कि आप खुद रिस्पेक्ट सामने वालों को दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो अगर हम सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी को संरक्षण दें और अगर कोई धर्म किसी भी तरह से हमारे ऊपर चीज़ें अगर गलत होती हैं तो हमें उन्हें सुधारना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो इस समय पर भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया है, अगर वैसे तो मेरे कोई फॉलोअर नहीं है, लेकिन अगर जो ऑपरेशन सिंदूर की बात करूँ तो अगर जैसे मेरा स्टेटमेंट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के तौर पर जब मैं अपनी ज़िंदगी के एक पड़ाव पर पहुंचूंगा और कभी ये वीडियो खोलकर देखूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने अपने देश की जो एक्शन हम दुश्मनों पर ले रहे थे उस पर मैंने क्या प्रतिक्रिया दी। तो जो ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान पर चलाया और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा, उस पर मुझे गर्व है। और बस अगर वैसे मेरे कोई फॉलोअर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई सुनना चाहे तो बस इतना ही है कि हमें ये पता है कि इस्लाम क्या है और हमें ये भी पता है कि आतंकवाद क्या है। हम इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम का सम्मान करते हैं और इस्लाम भारत में है। लेकिन आतंकवाद ना तो कभी भारत में रहा है, ना तो भारत उसके प्रभाव में रहा है और ना ही भारत ने कभी संरक्षण दिया है और ना ही भारत ने कभी आतंकवाद का सामना मुंह दबाकर किया है। हमने हर बार पलटवार किया है और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई फिर से हरकत करता है तो भारत को ज़रूर युद्ध करना चाहिए और एक तमाचे का जवाब ना केवल दूसरे तमाचे से बल्कि पूरी बत्तीस ही बाहर निकाल के रख देनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।